सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द बीइंग इकोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल। तो जैसा आप सब लोगों को पता है कि हमारा 10+2 लेक्चर इकोनॉमिक्स की जो प्ले लिस्ट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स प्लस मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों ही जो है वो कंटिन्यू जो है आपको चैनल पे है मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो हमारी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्ले लिस्ट है उसमें 7 to 8 लेक्चर जो है वो हो चुके हैं। और हमारी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की ये जो करंट प्ले लिस्ट है इसमें अप्रोक्स 3 से 4 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। और आज ये 5th लेक्चर है जो हमारा आज हम जिसमें कि पढ़ने वाले हैं नेशनल इनकम के रिलेटेड। ठीक है, इससे पहले लास्ट लेक्चर जो हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स का किया है उसमें हमने स्टार्ट कर दिया था नेशनल इनकम को। बट अभी इसे कंप्लीट करने में हमें 2 से 3 लेक्चर जो हैं वो और लगेंगे, क्योंकि जैसा आप सब लोगों को पता है कि जो हम आपका नेशनल इनकम का टॉपिक है या यूनिट है या आप उसे बोल सकते हैं ओवरऑल जो आपका ये टॉपिक है काफ़ी ब्रॉड है और इसमें काफ़ी चीज़ें जो हैं आपको पढ़नी होती हैं। ठीक है, तो मैं फिर से एक बार आपको बता दूं कि 10+2 लेक्चर इकोनॉमिक्स के लिए हमारी दोनों प्ले लिस्ट जो है वो कंटिन्यू है। और इसी के साथ साथ हमारी थर्ड प्ले लिस्ट जो है, ठीक है, थर्ड प्लेलिस्ट जो है दैट इज इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, कौन सी? इंडियन इकोनॉमी की। इंडियन इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी की प्लेलिस्ट जो है हमारी वो बहुत जल्दी जो है वो शुरू होने वाली है। इन बिटवीन जो है आपके वो PYQs। ठीक है, इन बिटवीन कल भी हमने एक पोल जो है वो किया था टेलीग्राम पे। अगर आप अभी तक हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है। हमारे जितने भी पोल्स हैं, डिस्कशंस हैं या अपकमिंग वीडियोस के रिलेटेड जो भी डिस्कशन होती है वो हम सब स्टूडेंट्स के साथ में इसी चैनल पे जो है वो करते हैं टेलीग्राम पे। इसके अलावा आप मुझे डायरेक्टली जो है इंस्टाग्राम पे भी हमारे इस हैंडल को जो है वो फॉलो कर सकते हैं अपडेट्स के लिए। ठीक है, तो बात मैं करूँ PYQ की, तो बीच में हमारे PYQ के रिलेटेड आप लोगों से मैंने एक पोल जो है वो पूछा था कि हम प्लेलिस्ट को कुछ टाइम के लिए जो है वो रोकें और उसके बाद PYQ करें। तो वहाँ पे ऑलमोस्ट जो पोल पे स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्सेज थे वो 50-50 ही रहे, कि कुछ स्टूडेंट्स का बोलना था कि PYQ किए जाएं और कुछ का कहना था कि प्लेलिस्ट को ही कंटिन्यू जो है वो किया जाए। तो मैं कोशिश करूंगा कि जितना टाइम भी होगा, अगर पॉसिबल हुआ तो दोनों चीज़ों को हम कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज एक चीज़ को हमें रोकना पड़ेगा फॉर द टाइम बिंग, कि हम किसी एक चीज को अच्छे से प्रिपेयर कर पाए। ठीक है, तो PYQ में बेसिकली हम करने क्या वाले हैं, 10+2 लेक्चरर की जितनी भी PYQ हैं, चाहे वो JK PSC के हों या अदर स्टेट की PSC के हों, जैसे हरियाणा PSC के हो या फिर आपके किसी और PSC के हो, अभी यूपी PSC के भी आपके एग्जाम हुए थे लेक्चरर के। ठीक है, उसके हो गए, या इसके अलावा और भी बहुत सारी स्टेट्स हैं। आपकी हिमाचल प्रदेश के कुछ टाइम पहले जो है 10+2 लेक्चर के एग्जाम हुए थे, उसका भी PYQ हम शेयर कर सकते हैं। क्योंकि जो इकोनॉमी के जितने भी ये क्वेश्चन सेट किए जाते हैं तो अलग अलग PYQ से जो क्वेश्चंस हैं वो लेने की पॉसिबिलिटीज रहती हैं। ठीक है, जहां तक कि देखा गया है UGC नेट से भी आपके क्वेश्चंस जो हैं वो काफी सारे क्वेश्चन जो हैं वो देखे जाते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ एक तो हमारा हो गया 10+2 का, और PYQ में हम ऐड करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम हुआ, स्पेशली जो अभी एग्जाम कुछ टाइम पहले हुआ 2024 में, उसको भी हम जो है वो डिस्कस इसमें करेंगे। ठीक है, 2023 में बेसिकली हुआ था, उसे भी हम जो है वो डिस्कस करेंगे। यानी उसे भी हम PYQ में इंक्लूड करेंगे। और जब हमारा PYQ सेशन आएगा तो इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन के रिलेटेड डिस्कशन होगी। इसमें जितने भी आपके 4 ऑप्शंस होते हैं, जो भी आपके चॉइसेस होंगी, ठीक है, MCQs होंगे, उनके सारे ऑप्शंस को अच्छे से जो है हम डिस्कस करेंगे कि ऑप्शंस आखिर बोलते क्या हैं, ऑप्शंस में आखिर क्या पूछा जा रहा है। सारी चीज़ों को हम उसमें डिस्कस करेंगे, और जिससे कि ऐसा होगा कि आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है वो तो क्लियर होगा ही, उसके रिलेटेड जो ऑप्शंस हैं उनमें से भी आपके बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो सॉल्व होंगे। ठीक है, मतलब सीखने को मिलेंगे। तो PYQ भी जो है आपका ओवरऑल डेवलप करेगा आपके कंसेप्ट को। उस तरह से जो है हम PYQ सेशंस भी लेंगे। बहरहाल इस चीज़ को हम यहीं पे रखेंगे। फिलहाल जो आज का हमारा लेक्चर है, जैसा आपको पता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज हमारी कंटिन्यू है। ठीक है, क्लासिकल वर्सेस कीन से हमने शुरू किया था, कैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स एमर्ज हुई, इमरजेंसी जो अपनी डिप्रेशंस है, ठीक है, द ग्रेट डिप्रेशन 1929 का। उसके बाद से ही जो मैक्रो इकोनॉमिक एलिमेंट्स हैं या मैक्रो इकोनॉमिक एग्रीगेट्स हैं वो ज़्यादा पॉपुलर होने लगे। किसकी वजह से? JM कीन्स की वजह से। ये सारी चीज़ें हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस की थी, और थ्रू आउट जो है हम यहाँ पे देखेंगे आपके
इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आगे की तरफ चल रहे हैं। अभी जो जब हमारा नेशनल इनकम कंप्लीट होगा तो आप डायरेक्टली जो है ये वाला टॉपिक जो है आप देखेंगे एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट का, दोनों ही व्यूज जो है एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट में बेसिकली आपको पढ़ना क्या क्या है। अगर कोई कुछ स्टूडेंट्स खुद से भी पढ़ रहे हैं, बुक्स से पढ़ रहे हैं, या जिन्हें सेल्फ स्टडी करके ज़्यादा चीज़ें समझ आती हैं, तो उनको मैं बता दूं कि एम्प्लॉयमेंट में भी आपको ये पढ़ना है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे कीन्स वर्सेस क्लासिकल के क्या व्यूज थे। ठीक है, कीन्स वर्सेस क्लासिकल के क्या व्यूज है। एम्प्लॉयमेंट पे भी सेम रहेगा। आपके सेज लॉ ऑफ मार्केट आपको पता है, एक क्लासिकल का लॉ है, ठीक है, जो क्या कहता है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड। ठीक है, तो इसे आपको पढ़ना है। और इसके बाद इसमें एक चीज जरूर आप पढ़ें, अगर आप खुद से पढ़ रहे हैं, वैसे तो हम हमारे लेक्चर्स में ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि किस तरह से कीन्स ने इस लॉ को जो है वो क्रिटिसाइज किया। और उसके बाद जो है जितनी भी थ्योरीज हैं किसकी, क्लासिकल्स की, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की बात हो, इन सबको जो है उसने क्या किया, क्रिटिसाइज किया। ठीक है, इन सब थ्योरीज को क्या किया, क्रिटिसाइज किया। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये किनीशियन है, ठीक है, ये के होगा, सिलेबस में मिस्टेक होगी। किनीशियन मोड में जब आप आएंगे तो इसमें आप देखेंगे क्या, कंजम्पशन फंक्शंस की थ्योरीज, इन्वेस्टमेंट की थ्योरीज। ठीक है, ये देखिए इन्वेस्टमेंट फंक्शन होगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई के रिलेटेड। हरोडोमर मॉडल आपका ग्रोथ साइड का आ जाएगा। ठीक है, थ्योरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हालांकि इसको हमें अलग से पढ़ना है। ठीक है, इसको आप अलग से कैसे पढ़ेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं ज़्यादा डेप्थ में भी इसलिए भी नहीं जा रहा कि क्या पता कौन से टॉपिक यहाँ पे ऐड किए जाएं और कौन से टॉपिक जो है यहाँ से डिडक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो जो टॉपिक फॉर श्योर है मैं उन पे अभी फिलहाल स्टिक हूँ। कुछ ही दिन की बात है, 1-2 दिन में आपको पता है आपकी लास्ट डेट जो है वो ऑलरेडी ओवर हो चुकी है 10+2 लेक्चर के लिए। तो होपफुली जो है नेक्स्ट वीक में आपको ऑफिशियल सिलेबस जो है वो मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वीक में आपको ऑफिशियल सिलेबस मिल सकता है। एक बार हमारा ऑफिशियल सिलेबस आउट हो जाएगा, उसके बाद हमारी जो लेक्चर्स हैं वो बिल्कुल स्पेसिफिक हो जाएंगे, सिलेबस स्पेसिफिक हो जाएंगे और इन डेप्थ जो है वो हो जाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम प्लेलिस्ट को जो है वो पैरेलल में चलाएं, अदरवाइज जो है एक प्लेलिस्ट को ख़त्म करने के बाद दूसरा जो है हम वो प्लेलिस्ट स्टार्ट करें। ठीक है, नाउ इन टूडेज सेशन वी हैव नेशनल इनकम एंड मेथड्स टू मेजर द नेशनल इनकम। ठीक है, हमने लास्ट टाइम जो है वो यहाँ पे अपना लेक्चर जो है वो एंड किया था। ठीक है, क्योंकि लेक्चर वो काफ़ी लेंथी हो गया था। तो लेक्चर वो इस तरह से था कि हमने जितने भी एग्रीगेट्स थे रिलेटेड टू नेशनल इनकम कंसेप्ट, ठीक है, जैसे ग्रॉस और नेट कंसेप्ट हो, डोमेस्टिक या नेशनल सॉरी मार्केट प्राइस या फैक्टर कास्ट हो। ठीक है, यहाँ पे देखें डोमेस्टिक या नेशनल कंसेप्ट हो, इन सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया था वन बाय वन। नाउ फिर उसके बाद हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कि जितने भी ये एग्रीगेट्स हैं, ठीक है, नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स हैं, जैसे आपको पहला दिखाई दे रहा है सॉरी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, पहला क्या आपको दिखाई दे रहा है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, सबसे पहला एग्रीगेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, मतलब क्या है, डेफिनेशन सामने लिखी है, डेफिनेशन को पढ़ के पढ़ने का कोई बेनिफिट नहीं है, ना इससे कुछ क्वेश्चन आपको आने वाला है। आने वाली चीज़ ये है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है हर बार हर सेशन में बताते आया हूँ, C+I+G x-m, इन तीनों चारों चीज़ों का कॉम्बिनेशन जो है, ये 3-4 चीज़ें हैं क्या, बड़े अच्छे से मैंने हर एक लेक्चर में एक्सप्लेन किया है। और आगे जब हम मेथड्स पढ़ने वाले हैं तो उसमें भी आप देखेंगे कि यही जो चीज़ें हैं ये इन्हीं से एक मेथड निकलेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, उस एक्सपेंडिचर मेथड में आप देखोगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के ऊपर जो एक्सपेंडिचर हो रखे हैं। ठीक है, तो यानी हमारा कहने का मोटिव यहाँ पे ये है कि ग्रॉस नेशनल इनकम या बेसिकली ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, वो एक मार्केट वैल्यू है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की। ठीक है, यानी जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है एक कंट्री के अंदर, एक डोमेस्टिक कंट्री के अंदर, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है, इसको भी अच्छे से मैंने लास्ट लेक्चर में कवर किया है। और नेशनल टेरिटरी क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है, नॉर्मल रेसिडेंट क्या है, नॉन नॉर्मल रेसिडेंट क्या है, एनआरआई क्या है, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में कवर की हैं। मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, हर लेक्चर में मैं ये रिमाइंड करवाता आया हूँ आप लोगों को कि प्लीज़ अगर आप लेक्चर पे यहाँ पे डायरेक्टली आपके सामने कहीं वीडियो मेरा शो हुआ, किसी चैनल पे आपने सर्च किया आपको शो हुआ, तो आप गलती से 4th 5th वीडियो में डायरेक्टली आ गए हैं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, माइक्रो हो, वेदर इट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स और एनी अदर प्लेलिस्ट दैट वी आर पब्लिश इन अवर चैनल,
तो आप उसके फर्स्ट लेक्चर से ही शुरू करें। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर से शुरू करेंगे तो चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी। जैसे अब ये देखें कि यहाँ पे डोमेस्टिक कंसेप्ट की बात आई, या मैंने नॉर्मल रेजिडेंस की बात की, तो ये सब मैं पहले पढ़ा के आया हूँ। ठीक है, तो हमारे लिए क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब जो है वो क्लियर है कि एक कंट्री के अंदर, एक कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, क्योंकि इसमें ये डी जो लिख रहा है आपको, ये डी जो लगा है, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे ये जो डी जो है इसका मतलब है डोमेस्टिक। ठीक है, इसका मतलब है डोमेस्टिक। तो डोमेस्टिकली जो चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं एक कंट्री के अंदर एक ईयर में, उनकी जो मार्केट वैल्यू है, वो मार्केट वैल्यू का मतलब उनकी मॉनेटरी वैल्यू एक्चुअली, मतलब कोई चीज अगर बनी है, कोई एक पेन बना है, अगर वो 10 रुपीज का है तो उसकी मार्केट वैल्यू 10 रुपी है। ठीक है, अगर 10 पेन बने हैं, 10 × 10 = 100। ठीक है, 10 पेन्स की वैल्यू कितनी है, 100 रुपीज है, मार्केट वैल्यू कितनी है, 100 रुपीज है। तो इसी तरह से कितना सामान जो है वो एक पर्टिकुलर ईयर में एक कंट्री में बना है, उसकी जो मार्केट वैल्यू है वही उस कंट्री की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। ठीक है, इतनी चीज समझ आ गई। ये एक फर्स्ट एग्रीगेट है, और इसके साथ मार्केट प्राइस लगा है, क्योंकि हम इसको कहाँ पे देख रहे हैं, फाइनल गुड। ठीक है, जब फाइनल हो गया उस दिन भी, यहाँ पे देखो मार्केट वैल्यू की हमने बात की, उस दिन भी मैंने अच्छे से समझाया आपको, क्या मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कास्ट, यही समझाया ना। अब इसको मैं वापस रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि इसको रिपीट करने में जाऊंगा तो ऑलरेडी हमारा लेक्चर 10 मिनट 11 मिनट का हो गया। आगे हमें मेथड्स भी जो है इसमें कवर करने हैं, तो 1 आवर का प्लस लेक्चर हो जाएगा, जो आपके लिए भी बोरिंग है, जिससे मैं आपकी चीजें पजल होंगे, आपका माइंड जो है उसको वो रिटेन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो मैं इस पे नहीं जाऊंगा, इसके लिए मैं बोलूंगा कि आप इससे पहले वाला लेक्चर देखें, चीजें अच्छे से समझ आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि सबसे पहला एग्रीगेट है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नाउ वी हैव ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट। ठीक है, सिर्फ छोटा सा डिफरेंस है जो आप सब लोगों को पता है, कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो एट फैक्टर कास्ट इज डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस लेस प्रोडक्ट टैक्सेस, यानी नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस को हमने इसमें से डिडक्ट कर दिया है। अब नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस क्या है, ये अच्छे से लास्ट लेक्चर में बता के आया हूँ कि नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस जो है ये इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज का क्या है, कॉम्बिनेशन है। ठीक है, यही आपको समझाया था। तो ये चीजें आप जो है लास्ट लेक्चर में जरूर देखें। तो ये इस तरह से हमारे पास में सेकंड एग्रीगेट आ गया। थर्ड क्या है, एनडीपी। ठीक है, सेकंड क्या है, एनडीपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, अब चेंज क्या हुआ हमारे पास में, एन, ये शुरू वाला एन। ठीक है, पहले ये हर एक में ग्रॉस था। ठीक है, ये ग्रॉस था, अब ये यहाँ पे नेट हो गया है। फर्क किसका है, डेप्रिसिएशन का। लास्ट लेक्चर में भी हम समझ गए कि डेप्रिसिएशन की वजह से ये जो ग्रॉस है ये नेट में कन्वर्ट होता है, या नेट जो है ये ग्रॉस में कन्वर्ट होता है। इसके पीछे का जो रीजन है वो क्या है, डेप्रिसिएशन। ठीक है, इसके पीछे का जो रीजन है वो क्या है, डेप्रिसिएशन। इसके पीछे का रीजन क्या है, डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये आपके ग्रॉस और नेट कंसेप्ट में आपको काम आएगा। इसी तरह से फोर्थ एग्रीगेट है एनडीपी एट फैक्टर कास्ट। एक बार मार्केट प्राइस पे देखा, एक बार फैक्टर कास्ट पे देखा, अगेन जो हम ऑलरेडी डिस्कस चीज करके आए हैं। फिफ्थ एग्रीगेट दिख रहा है आपको, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, एट मार्केट प्राइस। अब चेंज क्या हुआ हमारा, जो जिस डी की हम बात कर रहे थे, यानी अब हमारे पास डोमेस्टिकली चीज़ों की जो प्रोडक्शन हुई है, हम उनकी बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं जिन चीज़ों की प्रोडक्शन आउटसाइड द नेशन भी हुई है। यानी हमारे कुछ फैक्टर्स होंगे, काफ़ी अच्छे से लास्ट लेक्चर में चीज़ समझाई थी कि हर एक नेशन के, ठीक है, हर एक नेशन के, हर एक नेशन के क्या होंगे, कुछ फैक्टर्स होंगे जो उस नेशन से, उस नेशन के होंगे, पर काम किसी दूसरे देश में कर रहे होंगे, किसी दूसरे नेशन में कर रहे होंगे। जैसे इंडियन रेसिडेंट्स जो हैं वो कहाँ पे हैं, यूएस में हैं, या यूके में हैं, या किसी भी और कंट्री में हैं, वहाँ पे काम कर रहे हैं, और वहाँ से वो अर्न करके अगेन जो है इंडिया में अपनी जो अर्निंग्स हैं, अपनी जो फैक्टर इनकम्स हैं उसे भेज रहे होंगे। तो इस तरह से भी कुछ हम इनकम्स जो है हमारे देश में आएंगी, जिसको हमने किस कैटेगरी में रखा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। यही बोला था हमने उस दिन भी, जिसे एनएफआईए हमने बोला कि जब एनएफआईए हम डोमेस्टिक में डाल देंगे तो हमारे पास में नेशनल कंसेप्ट जो है वो आ जाएगा। तो यानी अगेन जो हम पढ़ के आए हैं नेशनल और डोमेस्टिक कंसेप्ट लास्ट लेक्चर में, उसी में से ये क्वेश्चन जो है एग्रीगेट। अब इसमें मार्केट प्राइस था, इसमें फैक्टर कास्ट है। अगेन एट एट द एंड हमारे पास लास्ट कंसेप्ट है नेट नेशनल प्रोडक्ट एक्चुअल। ठीक है, एक्चुअल में जो हमारे पास में नेशनल इनकम होती है,
एक्चुअल नेशनल इनकम जो होती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक्चुअल नेशनल इनकम जो है वो क्या होती है? वो होती है बच्चे नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा क्या जाए काफ़ी एग्जाम्स में, नेट के एग्जाम करूँ, नेट के एग्जाम की बात करूँ, सेट के एग्जाम की बात करूँ, 10+2 लेक्चर की बात करूँ, आपके CUET PG की बात करूँ मैं, या DU के एंट्रेंस टेस्ट की बात करूँ, जहाँ भी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है कि फाइनल नेशनल इनकम हम किस चीज़ को बोलते हैं। ये वाला कंसेप्ट मैं आपको ना यहाँ भी पढ़ाने वाला हूँ आगे, जब हम मेथड्स पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे देखें, ठीक है, तो ये देखें जो चीज़ मैं अभी आपको बता रहा हूँ, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट। ठीक है, NNP एट फैक्टर कास्ट को ही हम नेशनल इनकम बोलते हैं। उससे पहले हम नेशनल इनकम डिसाइड नहीं करते कि क्या नेशनल इनकम, जैसे GDP, क्या GDP हमारी नेशनल इनकम है? नहीं। GDP जो है वो नेशनल इनकम तक पहुंचने का एक तरीका है, एक एग्रीगेट है। अब GDP में कुछ चीज़ें डालनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। जैसे कि GDP है आपके पास, ठीक है, मान के चलें वो मार्केट प्राइस में है। मैंने आपको बोला आप इसको NNP एट फैक्टर कास्ट बनाएं। ठीक है, मैंने क्या बोला, इसको आप NNP एट फैक्टर कास्ट बनाएं, यानी इसको आप नेशनल इनकम बनाएं। तो आप क्या करेंगे? ठीक है, मैं इस तरफ लिखूंगा अगेन इसको, NNP एट फैक्टर कास्ट हमारी क्या है? नेशनल इनकम है। मैंने आपको बोला इसे नेशनल इनकम बनाए, और आपके पास में GDP एट मार्केट प्राइस। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले देखें, सबसे पहला N क्या है? नेट, और यहाँ क्या है? ग्रॉस। तो आपको ग्रॉस से नेट में जाने के लिए माइनस करना पड़ेगा क्या? डेप्रिसिएशन, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज नेशनल है डोमेस्टिक, तो डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जाने के लिए प्लस करना पड़ेगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, डोमेस्टिक से। और मार्केट है आपके पास, फैक्टर कास्ट की तरफ जाना है, तो क्या करना पड़ेगा? मार्केट से फैक्टर कास्ट की तरफ जा रहे हैं तो माइनस करने पड़ेंगे क्या? आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो आप पहुंच जाएंगे कहाँ पे? NNP पे। ये हम कहाँ से पहुंचे? GDP एट मार्केट प्राइस से। इस GDP पर मार्केट प्राइस की जगह पे कुछ भी हो सकता है, GNP हो सकता है, ठीक है, NDP हो सकता है। वो अब डिपेंड करता है क्वेश्चन या एग्जामिनर पे। इस तरह का क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, इस तरह से डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जिस स्लाइड पे हम थे, मैं एक बार वहीं पे आपको लेके चलूँ फिर से। ठीक है, कई बार हमें डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि नेशनल इनकम आखिर किस एग्रीगेट को बोला जाता है। तो जो अभी हम बच्चे 8th एग्रीगेट पढ़ेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं? नेशनल। देखो इसमें लिखा भी हुआ है और नेशनल इनकम। ठीक है, अभी जो आप ये स्लाइड देख रहे हैं बच्चे, ये NCERT की है। ठीक है, NCERT बुक की ये स्लाइड है, वहीं से ये ली गई है। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि सोर्सेज में अलग अलग यूज़ कर रहा हूँ, NCERT यूज़ कर रहा हूँ, HL आहूजा यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, ML जिंगन जो है उसको भी हम यूज़ कर रहे हैं, PN चोपड़ा की बुक जो है वो हम जो, तो इसमें मतलब इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ स्टूडेंट ये भी बोल रहे थे किस सोर्सेज से पढ़ना चाहिए। मैं आपको क्लियर कर दूं कि जिस सोर्स से आपको अच्छे से समझ आ रहा है आप उस सोर्स से पढ़ें। जैसे कि करंट लेक्चर में भी आप देखें, मैंने अलग अलग चीज़ें, जो मेरी समझ वाली चीज़ें थी वो मैंने खुद ऐड की हैं। जो चीज़ें जहाँ से इजी लगी मुझे, NCERT से ये मुझे एग्रीगेट्स अच्छे लगे या इजी लगे, तो मैंने इनको यहाँ पे ऐड किया। अगेन आगे आप देखेंगे कुछ स्लाइड्स जो हैं, जैसे ये वाली स्लाइड्स आप देख रहे हैं, ये रिचर्ड टी फ्रॉइन की बुक एक जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, ये वहाँ से ऐड किया गया है। ठीक है, अगर और आगे आप देखेंगे तो ये वाली स्लाइड्स जो आपको दिख रही हैं, ये TR जैन की बुक से जो है मैंने ऐड की गई। तो स्टूडेंट जितने भी ये चीज़ मेरे से पूछ रहे हैं कि कौन सी बुक कंसल्ट करें या कुछ, मैं आपको ये बोलूँगा, आपके पास जो सोर्सेज अवेलेबल हैं, जहाँ से आपको अच्छे से समझ आए वहाँ से आप पढ़िए। ठीक है, जहाँ से अच्छे से समझ नहीं आए, जहाँ से समझ आए, जहाँ से चीज़ें समझ आ जाए वहाँ से पढ़िए, वही सोर्स आपके लिए बेस्ट है। अंडरस्टूड? तो आप इस चीज़ में बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो कि कौन सा सोर्स आपके लिए सही है, कौन सा सोर्स आपके लिए गलत है। आप बस जहां से चीजें समझ आ रही हैं वहां से करते जाएं। ठीक है, नो, सो वी हैव 8th एग्रीगेट ऑन योर स्क्रीन, वो है आपका NNP एट फैक्टर कास्ट, जो कि आल्सो जिसे हमने बोला कि नेशनल इनकम जो है वही हमारा फाइनल एग्रीगेट जो है, उसे नेशनल इनकम हम उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 8 एग्रीगेट्स है जिन्हें मैंने आपको समझाया। नाउ वी हैव एन इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज नॉमिनल एंड रियल GDP। काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, समझेंगे ध्यान से, देखेंगे कि क्या इसका मतलब है। क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, डिफरेंस क्या है दोनों में। सिंपल सा डिफरेंस जो आप लोगों को पता है कि नॉमिनल जो है, नॉमिनल इनकम जो है, सॉरी नॉमिनल GDP जो है, वो हम करंट प्राइसेस पे देखते हैं। इतना तो सबको पता है। अब ये समझाने के लिए तो मैं आपको ये वीडियो बना नहीं रहा, क्योंकि ये चीज़ें तो कोई भी आपको समझा दे। समझने वाली जो चीज़ है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। और रियल GDP भी आपको हर जगह पे मिल जाएगा कि भाई बेस प्राइस पे, ठीक है, या कांस्टेंट प्राइसेस पे। ठीक है, बेस प्राइस ऑब्लिक कांस्टेंट प्राइसेस पे जब GDP को मेजर किया जाए,
दैट इज रियल जीडीपी। नाउ चीजें समझने वाली चीजें जो हैं वो ये हैं कि जो नॉमिनल जीडीपी है दैट रेफर्स टू जीडीपी एट करंट प्राइस, हमने देख लिया, इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द इकोनॉमी विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर दैट इज 1 ईयर, ठीक है, एज एस्टिमेटेड यूजिंग द करंट ईयर प्राइसेस। इतना तो समझ आता है। करंट ईयर प्राइसेस प्रिवेलिंग ड्यूरिंग द ईयर ऑफ एस्टिमेट, अगर ईयर ऑफ एस्टिमेट 2024 है सपोज दैट, तो प्राइसेस भी 2024 के होंगे, ठीक है। नाउ इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, उस पर्टिकुलर ईयर की जो क्वांटिटीज होंगी और उस पर्टिकुलर ईयर के जो प्राइसेस होंगे, लाइक क्वांटिटीज हमारे पास में 100 हैं और एक चीज का प्राइस 10 है, तो 1000 जो है हमारी क्या हो गई, नॉमिनल जीडीपी हो गई। ये तो हमें समझ आता है, ठीक है। अब देखें, द अबव इक्वेशन शो दैट, अब चीज समझेंगे, the above equations show that nominal GDP can be increased when there is increase in either in Q, या तो Q बढ़े, जिसमें हमने एग्जांपल ली किसकी 100 की, या तो ये 110 हो जाए, या तो Q बढ़े, या प्राइस बढ़े, इनटू हमने 100 × 10 किया था, ये इनटू या तो 12 हो जाए। दोनों पॉसिबिलिटीज किसमें पॉसिबल हैं, नॉमिनल जीडीपी में। इफ इट इंक्रीज ऑनिंग टू इंक्रीज इन Q, अगर क्यू के बनने की वजह से, क्यू क्या है यहाँ पे, क्वांटिटी, जो चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, यूनिट्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, यानी एक पेन बना, 2 पेन बने, 3 पेन बने, 4 पेन बने, कितने पेन्स बने, कितने मार्कर्स बने, वो क्या है, क्वांटिटीज। अगर क्वांटिटीज इंक्रीज हो, प्राइस कांस्टेंट हो, देन इट शो इंक्रीज इन नॉमिनल जीडीपी ऑइनिंग टू इंक्रीज इन आउटपुट। तब इसका मतलब आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, चीजों की एक्चुअल प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, इफ इट इज इंक्रीज ऑइनिंग टू इंक्रीज इन प्राइस, जीरो रिमेनिंग कांस्टेंट, सॉरी जीरो रिमेनिंग कांस्टेंट नहीं, क्यू रिमेनिंग कांस्टेंट, ठीक है, यहाँ पे क्यू होगा, क्वांटिटी रिमेनिंग कांस्टेंट, इट शोज इंक्रीज इन, इट शोज, इसको मैं यहाँ कर दूं, ठीक है, इट शोज इंक्रीज इन, इट इंक्रीज इन नॉमिनल जीडीपी अर्निंग टू इंक्रीज इन द जर्नल प्राइस लेवल, ठीक है। अब देखें, अब हुआ क्या कि अगर तो क्यू बढ़े, आउटपुट बढ़ रहा है, दैट इज गुड, वो अच्छी चीज है, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे कि एक्चुअल आउटपुट इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर आपकी जीडीपी इंक्रीज हो रही है, क्यों, क्योंकि जर्नल प्राइस लेवल बढ़ रहा है। जर्नल प्राइस लेवल सिंपली मींस इन्फ्लेशन, यही तो बात है ना। जब मैं आपको इन्फ्लेशन पढ़ाऊंगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो हम देखेंगे कि इन्फ्लेशन क्या चीज है। तो जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से जीडीपी जो है आपकी बढ़ रही है, कौन सी वाली, नॉमिनल जीडीपी, तो वो कोई अच्छी चीज नहीं है। उसे आप मान के चले कि आपकी जीडीपी जो है वो इंक्रीज नहीं हुई, ठीक है, क्योंकि आपका आउटपुट नहीं बढ़ा, ये क्यू जो है ये नहीं बढ़ा, बढ़ा क्या, पी बढ़ा, ठीक है। इट इज मेयरली अ मोनेटरी इंक्रीज इन जीडीपी, ये सिर्फ मोनेटरी इंक्रीज होगा जीडीपी में, and is of little significance, even I say no little significance at all, इसमें कोई little significance भी आपको देखने को नहीं मिलेगी, इसकी कोई significance नहीं है। बस आपके प्राइसेस चेंज हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपको फिगर चेंज होती हुई दिखाई देगी, यानी पहले 100 को आप 10 से कर रहे थे, अब उसी 100 को आप 15 से करेंगे, तो आपको मोनेटरी फिगर्स तो चेंज होती दिखाई देंगी, बट आपको ओवरऑल जीडीपी की इंप्रूवमेंट जो है वो यहाँ पे नहीं दिखेगी। इट डज नॉट कॉज एनी इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कैसे होगा फ्लो एंड गुड्स एंड सर्विसेज, जबकि क्यू हमारा कांस्टेंट है, सिर्फ प्राइस जो है हमारा बढ़ रहा है, तो हमारा जो फ्लो है गुड्स एंड सर्विसेज का वो नहीं होगा इकोनॉमी के अंदर। इट ओनली काज मनी इल्यूजन, ठीक है, इस टर्म को क्या बोलते हैं, इसे मैं आपको समझाना चाहता था। नॉमिनल और रियल जीडीपी आपको किसी भी चैनल पे कोई भी आपको समझा देगा, किसी भी बुक से समझ आ जाएगा, बट मनी इल्यूजन अगर आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज मनी इल्यूजन आपके एग्जाम में, तो आप क्या बोलेंगे कि इस तरह की इल्यूजन जिसमें मार्केट वैल्यू तो हाई हो, ठीक है, इल्यूजन ऑफ हायर मार्केट वैल्यू ऑफ अ गिवन आउटपुट, लेकिन एक्चुअल में उसके अंदर वैल्यू किसकी इंक्रीज हुई है, प्राइस की, क्वांटिटी की कोई वैल्यू इंक्रीज नहीं हुई है, इसको हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। नाउ वी हैव, अगेन मैं यहाँ आ जाता हूँ, ठीक है, नाउ वी हैव रियल जीडीपी, ठीक है, नाउ वी हैव रियल जीडीपी, इट रेफर टू द जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, ठीक है, इतना हमें समझ आता है कि जब प्राइसेस कांस्टेंट हो। अब रियल जीडीपी को एक अच्छा इंडिकेटर माना जाता है, और रियल जीडीपी हमेशा आपको कम मिलेगा नॉमिनल जीडीपी से। ऐसा क्यों, ये क्वेश्चन फिर से आपको मैं पूछ रहा हूँ, जैसे हर बार आप कमेंट में मुझे क्वेश्चंस के आंसर कर रहे हैं, तो ये भी मुझे कमेंट में आंसर जरूर करें, क्या पता पढ़ते पढ़ते भी आपको आंसर इसका मिल जाए, बट आप मुझे बताएंगे कि नॉमिनल के कंपेयर में रियल जीडीपी कम क्यों है, ठीक है, मतलब उसकी फिगर्स कम क्यों होती हैं। नाउ इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर
एज एस्टिमेटेड यूजिंग बेस प्राइस ईयर, मतलब आप निकाल तो 2024 की जीडीपी रहे हैं, लेकिन बेस प्राइस जो है वो 2012 का यूज कर रहे हैं। बेस प्राइस का मतलब 2024 में एक पेन जो है, आप कोई भी पेन जो है यूज करते हैं, ठीक है, मैं पेन की एग्जांपल लेता हूँ, इसका प्राइस जो 2012 में था उसी को कंसीडर किया जाए, ना कि उसका प्राइस जो है 2024 में जो है उसको कंसीडर किया जाए, ठीक है। तो वो क्या हो गया, बेस प्राइस, ठीक है। अगेन यहाँ पे आएंगे, इट इज इट इज द ईयर व्हेन मैक्रो वेरिएबल्स लाइक प्रोडक्शन, जनरल प्राइस लेवल आर बिलीव टू बी विद इन देयर नॉर्मल रेंज, ठीक है। ये ईयर कौन सा होगा, जैसे हमने एग्जांपल ली 2012, मैंने क्यों बोला 2012 कि ये ऐसा, ये उन्होंने बोला कि जो बेस ईयर आप रख रहे हैं वो क्यों रख रहे हैं, उसके पीछे उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, क्योंकि ये एक ऐसा बेस ईयर होगा जिसमें प्रोडक्शन और जनरल प्राइस लेवल हम ये मान के चलते हैं कि कैसे होंगे, स्टेबल होंगे, ठीक है, जिसमें कोई फ्लक्चुएशंस ज्यादा नहीं होगी, इकोनॉमी नॉर्मल होगी। अगर आपको कोई बोले 2021 एंड 22 बेस ईयर लीजिए, ठीक है, आपको जीडीपी एस्टिमेट करनी है, आप 21-22 को बेस ईयर लें, ठीक है, क्या आप बेस ईयर लेंगे उसको, 21-22 को बेस ईयर लेंगे? कभी नहीं लेंगे, क्योंकि हमें पता है इसमें इकोनॉमिक डिस्टरबेंस जो है सबसे ज्यादा हुई ड्यू टू कोविड-19, ठीक है, ड्यू टू कोविड-19, ठीक है। अब इसमें हमारी ना प्रोडक्शन स्टेबल थी ना प्राइसेस स्टेबल थे, इसको हम बेस प्राइस नहीं ले, बेस ईयर नहीं ले सकते, ठीक है। तो इसलिए हमें ये बोला जा रहा है कि बेस ईयर ऐसा ईयर होगा जिसमें प्रोडक्शंस हो या जनरल प्राइसेस हो वो नॉर्मल रेंज में हो, यानी स्टेबल हो, बस इतना आप याद रखें। नाउ रियल जीडीपी को भी निकालने का फॉर्मूला एज इट इज है, जब क्वांटिटीज को प्राइस से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, बट पी के ऊपर आप एक स्टार जो है वो देख रहे हैं छोटा सा, वो किस लिए है कि प्राइसेस जो है वो कांस्टेंट है, या मैं इसके ऊपर बार लगा दूं कि प्राइसेस जो है वो कांस्टेंट है। द अबव इक्वेशन शोज दैट जीडीपी इंक्रीज ओनली व्हेन क्यू इंक्रीजेस। नाउ इसमें तभी जीडीपी इंक्रीज होगी, रियल जीडीपी, जब क्यू जो है वो इंक्रीज होगा, यानी क्वांटिटीज जो है, ठीक है, क्या है, क्वांटिटीज जो है किसकी, चीजों की, ठीक है, जो थिंग्स हैं, जो चीजें हैं, उनके जो यूनिट्स हैं जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो एक्चुअल में बढ़ रहे हैं, सिंपली बिकॉज प्राइस इज कांस्टेंट। सो व्हेन द रियल जीडीपी इंक्रीज इज देयर एज इंक्रीज इन फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि लास्ट टाइम हमने देखा कि नहीं होता, लेकिन इसमें होता है। अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, हायर द लेवल ऑफ रियल जीडीपी ग्रेटर शुड बी द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, implies that quality of गुड नहीं, क्वालिटी ऑफ लाइफ शुड इम्प्रूव, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि कंपेरेटिवली रियल जीडीपी इज बेटर इंडिकेटर फॉर वेलफेयर एज कंपेयर टू और और नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। तो ये चीज एक मैंने आपको समझाई, रियल वर्सेस नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। आपने मुझे बताना है क्यों दोनों में डिफरेंसेस हैं, किस एक जो है उसका एस्टिमेट, आप मुझे ओवरऑल बताएंगे कि किसका एस्टिमेट ज्यादा होगा और किसका एस्टिमेट कम होगा। अंडरस्टूड। नाउ वी हैव दिस नेक्स्ट वन स्लाइड दैट आई हैव एडेड फ्रॉम द बुक ऑथर्ड नेम एज रिचर्ड टी फरॉन, ठीक है, द मैक्रो इकोनॉमिक्स पर रिचर्ड टी फरॉन, मेरे पास में यहाँ होगी भी, अभी नहीं है यहाँ पे पास में, वहां से मैंने इसको ऐड किया कि उस पे एक सेक्शन जो है आपको दी गई, व्हाट जीडीपी इज नॉट, ठीक है, कि क्यों जीडीपी जो है इन चीजों के लिए नहीं है, ठीक है, क्यों जीडीपी होते हुए भी ये चीजें जो है वो पूरी नहीं कर पा रही, या जीडीपी इन चीजों के लिए क्यों नहीं बनी। सबसे पहले नॉन मार्केट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज आर लेफ्ट आउट, ठीक है, मैं हेडिंग्स ही पढ़ूंगा, ज्यादा इसमें डीप ब्रीफ में नहीं जाऊंगा, क्योंकि आगे भी इसके रिलेटेड मैंने चीजें जो है वो ऐड की हैं, ठीक है, यहाँ जीडीपी और वेलफेयर वाले सेक्शन में। नाउ इसको बताने का मोटिव यही है कि वैसे जब मैं आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में चीज़ें पढ़ाऊंगा तो आपको क्रिटिकली बताऊंगा कि जीडीपी जो है वो सिर्फ नाम के लिए ही हम कैलकुलेट कर रहे हैं। हालांकि जीडीपी से सिर्फ हमें मार्केट की वैल्यू का पता चलेगा, चीज़ों की प्रोडक्शन का, पर इससे हमें कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता हमें, इन द सेंस कि जो पीपल ऑफ अ कंट्री हैं, या पीपल जो हमारे सिटीजन्स हैं कंट्री के, उनका जो वेलफेयर है, ठीक है, उनका जो वेलफेयर है वो नहीं हो पाता सिर्फ जीडीपी की कैलकुलेशन से, या सिर्फ जीडीपी की कैलकुलेशन से हमें नहीं पता चलता कि कौन कितना रिच है, कौन कितना पोर है, या किसका वेलफेयर कितना हो रहा है, ठीक है। उसके लिए अदर इंडिकेटर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, हालांकि हम कंप्लीट तो उनको अच्छे से करेंगे, जैसे कि आपके पास में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ठीक है, HDI, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स,
ठीक है, MPI, ठीक है, कहाँ गया MPI, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, ठीक है। आपके पास ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स आती हैं, HDRs, ठीक है, और भी तरह के आपके पास में क्या है, इंडिकेटर्स हैं, जो सिर्फ इसीलिए लाए गए क्योंकि जीडीपी इज नॉट इनफ फॉर मेजरिंग द वेलफेयर ऑफ द पीपल, या टू मेजरिंग द एक्चुअल इमेज ऑफ द इकोनॉमी, कि इकोनॉमी के अंदर एक्चुअल हो क्या रहा है उसको जानने के लिए सिर्फ जीडीपी जो है वो काफ़ी नहीं है। तो इसी तरह की कुछ हेडिंग्स जो है वो यहाँ पे लिखी गई हैं, जिनको यहाँ पे ऐड करने का मेरा मोटिव ये था कि आपके माइंड में से कुछ चीज़ें फ्रेम कर मैं पाऊँ। जैसे नॉन मार्केट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज आर लेफ्ट आउट। बताया ये जा रहा है कि जीडीपी में हम सिर्फ वही चीज़ें कैलकुलेट कर पा रहे हैं जो मार्केट के अंदर हो रही हैं। यही तो है ना। आपने देखा पीछे हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़ी, वहां पे लिखा था मार्केट वैल्यू, यानी समथिंग दैट इज इन्वॉल्व इन मार्केट और इन्वॉल्व इन ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। अगर कोई चीज ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व है तो वही चीज जो है वो हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं। अदर देन दैट जो है हम जीडीपी से उसे लेफ्ट आउट कर रहे हैं, उसे हम जीडीपी में इंक्लूड नहीं कर रहे, जबकि बहुत सारी चीजें हैं जो कि बिना मार्केट एक्टिविटीज के भी ट्रांजिट होती हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पे नहीं इंक्लूड की कर पा रहे हैं हम, ठीक है। सेकंड थिंग, द अंडरग्राउंड इकोनॉमी इज लेफ्ट आउट। अगेन इसी से जुड़ा हुआ रिलेटेड ही टॉपिक है कि यानी कुछ पैरेलल इकोनॉमी का आपने नाम सुना होगा। कुछ ऐसी इकोनॉमीज होती हैं जो हमारी एक्चुअल इकोनॉमी के साथ साथ में पैरेलल में चलती हैं, ठीक है, जिनको हम ना तो देख पाते हैं, ना स्टडी कर पाते हैं, ना उसे जीडीपी में इंक्लूड कर पाते हैं, ठीक है। उस तरह की चीजें भी लेफ्ट आउट हो रही हैं। जीडीपी इज नॉट अ वेलफेयर मेजर। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, इसके ऊपर हम डिस्कशन बहुत ही अच्छे से करेंगे, लेकिन करेंगे कहाँ पे, हम इसे करेंगे डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में। कहाँ पे करेंगे, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में, ठीक है। जब इसकी प्लेलिस्ट हम स्टार्ट करेंगे तो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में हम देखेंगे कि जीडीपी जो है, जब आप उसमें पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट को मेजर करने के तरीके क्या क्या हैं, तो उसमें जीडीपी भी आएगा। जीडीपी के बाद हम देखेंगे कि अच्छा वेलफेयर मेजर नहीं है। इसके अलावा फिर और कुछ चीज़ें होंगी जो हम देखेंगे, जैसे हमने अभी कुछ नाम यहाँ पे मेंशन भी किए, जैसे एचडीआई वगैरह, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। उसके बाद है आपके पास में जीडीपी एंड हैप्पीनेस, जिसे कि फर्स्ट टाइम आई थिंक अफ्रीका में जो है वो स्टार्ट किया गया, ठीक है। कि क्या जीडीपी और हैप्पीनेस के अंदर कुछ कोरिलेशन है, कि जीडीपी बढ़ने से लोगों के अंदर फिर एक हैप्पीनेस इंडेक्स जो है वो भी लाया गया, जो सिर्फ इस चीज़ को देखने के लिए था कि जीडीपी से आखिर कुछ बेनिफिट जो है सिटीजन्स को हो रहा है या नहीं हो रहा। हालांकि ये टॉपिक पूरा जो है आपका डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का है, हम इसमें कवर करेंगे, बट सिर्फ आपको ये समझाने के लिए, ठीक है, कि कैसे जो है जीडीपी हम मेजर तो कर रहे हैं, हम जीडीपी की बात तो कर रहे हैं, बट जीडीपी ओनली जो है वो इंडिकेटर नहीं है किसका, वेलफेयर का। इसी इसी से जुड़ा हुआ एक ये एमसीक्यूज, ठीक है, आप लोगों को लास्ट टाइम आपने अटेम्प्ट किए, इसके बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो है कमेंट्स में आंसर किए, अभी तक मैं उन्हें चेकआउट नहीं कर पाया हूँ, लेकिन जो इसकी आंसर कीज हैं, मतलब जो इसके राइट आंसर्स हैं, वो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम में मैं कल ही जो है अपलोड कर दूंगा, आप वहां से उन्हें मैच जो है वो कर सकते हैं ना, ठीक। तो हमारे पास में है जीडीपी एंड वेलफेयर। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी हो यूनिफॉर्म इट इज इट। तो सबसे पहली बात, अब जीडीपी क्या बताएगा, ओवरऑल पिक्चर किसी एक नेशन की, कि ओवरऑल नेशन के अंदर कितना पैसा है, यही तो बताएगा ना जीडीपी की ओवरऑल। मैं लिख लूं ओवरऑल, कि एक नेशन के अंदर ओवरऑल मनी कितनी है, ओवरऑल जो प्रोडक्शन हुई है उसमें ओवरऑल जो प्रोडक्शन हुई है उसकी मार्केट वैल्यू क्या है। बट ये थोड़ी ना पता चलेगा कि पर पर्सन, ठीक है, पर पर्सन के पास में कितनी मार्केट वैल्यू है, कितनी प्रोडक्शन है, कितना पैसा है पर पर्सन के पास में। इसलिए ये यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है, ये हमें यूनिफॉर्मिटी जो है वो नहीं बताता। इफ जीडीपी ऑफ अ कंट्री इज राइजिंग, द वेलफेयर मे नॉट राइज। यही क्वेश्चन तो हमने भी अराइज किया, कि अगर जीडीपी बढ़ रही है तो जरूरी नहीं है कि लोगों का वेलफेयर भी बढ़ रहा हो। अ कॉन्सिक्वेंस दिस इज बिकॉज द राइज ऑफ जीडीपी मे बी कंसंट्रेटेड इन हैंड्स ऑफ फ्यू, वेरी फ्यू। कि जो ये ओवरऑल की हमने बात की है, इस ओवरऑल में हो सकता है 80% कंट्रीब्यूशन जो है वो कुछ फ्यू लोगों का हो, और रेस्ट ऑफ द 20% में जो बहुत सारे लोग हैं उनका कंट्रीब्यूशन हो। अगेन द थ्योरी ऑफ, वही थ्योरी आपकी आ जाएगी कि
जो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं वो बहुत कम लोगों के पास हैं, और बहुत कम रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा लोगों के पास में है, ठीक है। तो वही चीज़ आ जाएगी यहाँ पे कि रिचर बिकम रिच एंड पुअर बिकम पुअर, ठीक है। वो वाली थ्योरी जो है आपके इसमें फिर से वो डिस्कशन आ जाएगी, जिससे कि हमें अभी करना नहीं है, हम डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में उससे अच्छे से करेंगे। लेकिन सिर्फ इतना समझने के लिए कि जीडीपी एक अच्छा इंडिकेटर नहीं है वेलफेयर का, ये एक लिमिटेशन भी आप रख सकते हैं जीडीपी के, इसलिए हम इस चीज़ को यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो हमने फैक्ट ये रखा कि जीडीपी हमें पिक्चर तो बता रही है एक नेशन की, बट ये नहीं बता रही कि अगर जीडीपी राइज होगा तो क्या वेलफेयर भी राइज होगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है जो जीडीपी राइज हो रही है वो कुछ ही लोगों तक, कुछ ही लोगों के हैंड तक जो है वो कंसेंट्रेटेड हो, ठीक है, कुछ ही इंडिविजुअल या फर्म के पास में हो, और जो अदर हैं वो जो है उनकी इनकम्स जो है वो फॉल कर रही हो, ठीक है। ये एक चीज़ रही। दूसरा है नॉन मोनेटरी एक्सचेंज, जो हमने लास्ट स्लाइड इसमें भी डिस्कशन की, नॉन मार्केट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में, ठीक है, कि कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन भी होती हैं बच्चे कि जो मनी टर्म में नहीं होती, जिसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिखा भी होगा आई थिंक सो, ये रहा, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बार्टर एक्सचेंज, ठीक है। यानी आप कुछ ऐसी चीजें भी एक्सचेंज करते हैं, जैसे पहले हुआ करता था कि आप चीजों के बदले में चीजें जो है वो लेते हैं, ठीक है। सी टू सी मतलब क्यूमिडिटी टू क्यूमिडिटी, ठीक है, एक क्यूमिडिटी के बदले दूसरी क्यूमिडिटी न, इसलिए ऐसी चीजों की जो है वो मोनेटरी जो है टर्म में हम उन्हें मेजर नहीं करते, जिस वजह से उन्हें जीडीपी में इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। तो ये भी एक लिमिटेशन जो है जीडीपी की हो सकती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसे आप सब में साइड रखेंगे तो हम देखेंगे कि मेथड्स क्या हैं। मेथड्स क्या हैं आपका जीडीपी मेजर करने के लिए। ऑलरेडी आपका लेक्चर जो है वो 37 मिनट्स का हो चुका है, तो जल्दी से एक क्विक देखते हैं, जितने भी मेथड्स जो हैं वो कवर होंगे। मेथड समझने से पहले एक चीज समझ लें आप। अब इसमें 3 मेथड है आपके पास में, वैल्यू एडेड मेथड है, इनकम मेथड है, और एक्सपेंडिचर मेथड है। हाँ, 3 मेथड क्यों है? क्वेश्चन तो सबसे पहले यही है, 3 मेथड क्यों है? अगर जीडीपी ही निकालना है तो किसी एक मेथड से निकाल के बात खत्म करें, ठीक है, जीडीपी की कैलकुलेशन हो गई। अब 3 मेथड्स इसलिए हैं बच्चे, क्योंकि जो फ्लो है ना चीजों का, जो गुड्स एंड सर्विसेज जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनकी हम मॉनेटरी वैल्यू की हम पीछे बात करते हैं, जीडीपी 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 करते आए हैं, उनका जो फ्लो है वो 3 तरह से हो रहा है, और 3 तरह से वो इकोनॉमी में घूम रही है। सपोज दैट कोई फैक्ट्री है, यहाँ पे चीजें बनी, यहाँ पे जब चीजें बनेंगी बच्चे, तो इसे बनाने के लिए पैसे पहले क्या हुआ, कुछ फैक्टर्स लगे, जिनको क्या बोला हमने, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब वो जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उन्होंने इसे बनाने के लिए कुछ इनकम्स ली होंगी, कुछ इनकम्स ली होंगी ना, ठीक है, कुछ इनकम्स ली होंगी उन फैक्टर्स ने, जिन्होंने इस फैक्ट्री में काम करके ये सामान जो है, प्रोडक्शन जो है वो की। अब जब उन फैक्टर्स को इनकम दी, तो वहां से निकला हमारा इनकम मेथड, ठीक है, ये इनकम मेथड, ठीक है, कि जो भी इनकम्स हम फैक्टर्स को दे रहे हैं। अब दूसरी तरफ देखें, अब दूसरी तरफ क्या हुआ, यही इनकम इन लोगों ने क्या किया, यही इनकम इन लोगों ने क्या किया, आगे जाके मार्केट में किसी सामान के ऊपर खर्च कर दिया, किसी सामान के ऊपर खर्च कर दिया। यानी यहां पे इन्हीं लोगों ने सामान बनाया था, जिसके बदले उन्हें पैसा मिला, हमने इसे इंक्लूड कर लिया इनकम मेथड। वही जो इनकम इन लोगों को मिली, इन लोगों को मिली या किसी को भी मिली, एक लोग की बात तो नहीं कर रहा मैं, पूरे नेशन की बात कर रहा हूं, उन्होंने आगे जाके एक्सपेंडिचर कर दिया किसी जगह पे, मतलब स्पेंड कर दिया। यहां से निकल के आ गया दूसरा मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। जहां जहां ये इनकम घूम रही है, जिस जिस रिसोर्सेज में ये जा रही है, वहां कुछ वैल्यू ऐड कर रही है, ठीक है। जहां जहां ये सामान जा रहा है, वहां कोई वैल्यू ऐड करता जा रहा है, ठीक है। वहां से आपका वैल्यू एडेड मेथड निकल गया, ठीक है। हालांकि वही इनकम है, कितने मल्टीपल टाइम्स उसने, वेलोसिटी, आपने एक टर्म सुनी है ना वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी ऑफ मनी कितनी है, वो कितनी कितने हाथों में घूमी है, उस चीज से मैटर करता है कि जीडीपी कितनी ज्यादा इंक्रीज हो रही है या नहीं इंक्रीज हो रही। एक 100 रुपीज मान के चले, एक 100 रुपीज जो है वो कितने लोगों के हाथ में घूम के आएगा, वो जितने ज्यादा लोगों के हाथ में घूम के आएगा ना, उतनी ज्यादा जीडीपी हमारी इंक्रीज होगी, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस 100 रुपए से कितनी चीजें खरीदी जाएंगी, वो मोनेटरी टर्म्स में यूज जो है उसे हम करेंगे, यानी मेथड्स में हम जो है वो यूज करेंगे, ठीक है। आप इस चीज में ना पढ़ के, आपको मैं सिंपल करके जो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है उस तरह से समझे। सबसे पहले, नेशनल इनकम इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट कंप्रिहेंसिव मेजर
ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी। एक कंप्रीहेंसिव मेथड है देखने का परफॉर्मेंस को। इट्स मेजरमेंट इज एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड टास्क, ठीक है, इसकी मेजरमेंट करना एक कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। व्हेन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन टेक प्लेस, अब यहाँ से जो चीज मैंने समझाई वो आपको समझ आएगी। जब प्रोडक्शन प्रोसेस टेक प्लेस करती है, देन फैक्टर इनकम्स आर पेड, ठीक है। जो फैक्टर काम कर रहे होते हैं, ये देखिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो काम कर रहे होते हैं, उन्हें उनकी फैक्टर इनकम्स दी जाती है फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज, जो उन्होंने सर्विसेज दी। इट मींस देयर इज एन इनकम फ्लो, उनको इनकम मिली, वहां सबसे पहले वहां से इनकम फ्लो स्टार्ट हुआ, ठीक है, वहां से इनकम फ्लो स्टार्ट हुआ क्रॉसपॉन्डिंग टू द आउटपुट फ्लो, ठीक है। आउटपुट फ्लो के बदले में उन्हें क्या मिला, क्या मिला, फैक्टर इनकम। अब क्या हुआ, अब ये जो फैक्टर्स ऑफ इनकम, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे, ये जिनको फैक्टर इनकम मिली, इन्होंने अपनी इनकम्स को स्पेंड किया परचेज करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज बाय मेकिंग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। वही इनकम उन्होंने आगे स्पेंड कर दी। यहां से इनकम मेथड निकला, ठीक है, यहां से एक्सपेंडिचर मेथड निकला। दस प्रोडक्शन गिव राइज टू इनकम, इनकम रिजल्ट इन एक्सपेंडिचर विच टर्न इन जनरेटेड इनकम अगेन। क्या हुआ, सबसे पहले प्रोडक्शन हुई, यहां से निकली इनकम, ठीक है। इनकम से क्या हुआ, एक मिनट, इनकम से क्या हुआ, इनकम से क्या हुआ, इनकम से जनरेट हुआ एक्सपेंडिचर, ठीक है। जब आपने एक्सपेंडिचर किया, आपकी इनकम फिर किसी और के पास चलेगी, अगेन जनरेट हुई क्या, इनकम उस पर्सन की, और उसने अगेन की प्रोडक्शन। तो ये साइकिल जो है ये चलता रहेगा। इसी को हम सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी या सर्कुलर फ्लो ऑफ गुड्स भी बोलते हैं, ठीक है। सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी भी बोलते हैं और सर्कुलर फ्लो ऑफ गुड्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसी साइकिल को जो है हमें समझाया गया है, और इसी साइकिल की स्टडी करके, इसी साइकिल की स्टडी करके हम मेजर करते हैं नेशनल इनकम को, ठीक है। ये हमेशा आप याद रखें। नाउ वी हैव थ्री डिफरेंट मेथड्स, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। सबसे इजीली, सबसे इंपॉर्टेंट, जहां तक मतलब सबसे थोड़ा डिफिकल्ट जो मेथड है वो फर्स्ट मेथड है, वैल्यू एडेड मेथड। इसके अलावा जो दोनों मेथड है वो बिल्कुल इजी मेथड है। इनकम मेथड हालांकि आप जब मैंने आपको आई थिंक सेकेंड और थर्ड लेक्चर में ये फैक्टर इनकम्स पढ़ाया था ना, तो यहाँ आधा मेथड तो हम समझ चुके हैं। ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, यही ऐड होगा उसके फार्मूला में, ठीक है। नो, सबसे पहले देखेंगे कौन सा, वैल्यू एडेड मेथड। तो वैल्यू एडेड मेथड में दो चीजें हैं जो आपको समझनी है। सबसे पहले एक तो कंसेप्ट ऑफ वैल्यू एडिशन या वैल्यू एडिड है क्या, ये वाला, ठीक है। और दूसरा वैल्यू ऑफ आउटपुट, ये वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है। तीसरा इतना खास नहीं है, मैं आपको एक ही मिनट में समझ आ जाएगा। इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। सबसे पहले वैल्यू एडेड मेथड, दिस मेथड इज यूज टू मेजर नेशनल इनकम इन डिफरेंट फेसेस ऑफ प्रोडक्शन इन सर्कुलर फ्लो, ठीक है। डिफरेंट, क्या लिखा है, डिफरेंट फेसेस जो प्रोडक्शन के हैं, सर्कुलर फ्लो के हैं, उसमें जो नेशनल इनकम है उसमें यूज उससे मेजर करने के लिए ये मेथड यूज किया जाता है। इट शोज होगा, होज नहीं होगा, इट शोज द कंट्रीब्यूशन, ठीक है। इट शोज द कंट्रीब्यूशन यानी वैल्यू एडिशन ऑफ ईच प्रोड्यूसिंग यूनिट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। अब यहाँ पे जो लिखा है ना डिफरेंट फेसेस, इसको समझो। अब एक चीज अगर एक ही जगह पे बन जाती तो बहुत इजी होता नेशनल इनकम को मेजर करना, ठीक है। अगर एक चीज एक ही जगह पे बन जाती, सपोज दैट यहाँ पे क्या होता है, कार्स यानी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ठीक है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ठीक है, कार्स या व्हीकल्स जहाँ पे बनते हैं। अगर पूरी की पूरी कार की असेंबलिंग इसी एक इंडस्ट्री में होती होती तो फिर जीडीपी को निकालना तो बहुत ही आसान था, आप सीधा जाके उस इंडस्ट्री में जो था डेटा कलेक्शन कर सकते थे फॉर श्योर, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है कि इस एक इंडस्ट्री में जो है कार फुल्ली प्रिपेयर नहीं होती। अब डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कार की एसेसरीज होती हैं। किसी जगह पे टायर होंगे, टायर इंडस्ट्रीज अलग होंगी, किसी जगह पे उसके स्पेयर पार्ट्स की होंगी, किसी जगह पे उसकी बॉडी होगी, या किसी जगह पे उसकी कंप्लीट असेंबलिंग होती होगी। आप इस चीज को समझ रहे हैं। तो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से एक जगह, फिर अगेन यहां से यहां क्या होता है
जो इनके अंदर चीज़ें बिकने वाली हैं, सामान है, टायर है, बॉडी है, स्पेयर पार्ट्स हैं, ये मूव करते हैं एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री में। पहली बात, इस चीज़ को ध्यान से समझो, ये एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री में क्या करते रहेंगे, मूव करते रहेंगे। यहाँ पे लिखा है प्रोड्यूसिंग यूनिट्स, ये जो मैं बोल रहा हूँ छोटी छोटी इंडस्ट्रीज, 1 2 3, ये क्या है, प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं, ठीक है। जब एक से चीज दूसरे में जाएगी, दूसरे से तीसरे में जाएगी, इस तरह से घूमती रहेगी, तो एक प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या होगा, फ्लो बनेगा, ठीक है, फ्लो बनेगा। एक में दूसरे का कंट्रीब्यूशन होगा, दूसरे में तीसरे का कंट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। अब देखो, अब ध्यान से चीज को समझो। एवरी इंडिविजुअल इंटरप्राइजेस एड सर्टेन वैल्यू टू द प्रोडक्ट्स। एक इंडस्ट्री में कार थी, वो आधी कंप्लीट हुई थी, वहां से जब दूसरी में गई, उसमें कुछ और वैल्यू ऐड हुई, यानी यहां तक जब थी, यहाँ पे इसके टायर्स जो थे वो असेंबल नहीं हुए थे। नेक्स्ट यूनिट में जब गई, यहाँ पे अब उसके टायर जो है वो असेंबल हो गए, ठीक है। अब क्या हुआ, उसमें कुछ वैल्यू ऐड हो गई, वैल्यू ऐड हो गई, ठीक है, एडिशन होती गई। अभी कार कंप्लीट नहीं हुई, फिर और आगे चली जाएगी, फिर कुछ और वैल्यू एडिशन होती जाएगी। ये क्या प्रोसेस है, वैल्यू एडिशन का प्रोसेस है। अब ध्यान से सुनते जाओ। व्हेन वैल्यू एडेड बाय ईच एंड एवरी इंडिविजुअल फर्म इज समड अप, जब इसको पूरे को क्या कर देंगे, जितने भी फर्म्स थे जिन्होंने वैल्यू अपनी ऐड की, अपना अपना कंट्रीब्यूशन किया, जब उनको सम अप कर देंगे, यानी प्लस कर देंगे, उनको जोड़ देंगे, तो वी गेट वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम। अब एक नेशन के अंदर जितने भी यूनिट्स हैं, जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, वो जो जो वैल्यू ऐड कर रही हैं, उन सबको प्लस कर दो, तो हमें क्या मिल जाएगा, नेशनल इनकम मिल जाएगी। क्यों, क्योंकि वो जो वैल्यू एडिट कर रही हैं, उसके बदले में कुछ इनकम्स जो है वो जनरेट कर रही होंगी, या इनकम जो है वो दे रही होंगी, ठीक है, उससे उनका प्रोडक्शन हो रही है, काम चल रहा है, जिससे कि नेशनल इनकम जनरेट हो रही है। अभी अभी मेथड खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत लंबा मेथड है ये। वैल्यू एडिशन मेथड के कुछ नाम्स, कुछ नेम्स हैं, नाम्स नहीं, नेम्स हैं, जिन्हें क्वेश्चंस में कई बार पूछे। प्रोडक्ट मेथड भी इसी को बोलते हैं, इन्वेंटरी मेथड भी इसी को बोलते हैं, नेट आउटपुट मेथड भी इसी को बोलते हैं, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड भी इसी को बोलते हैं, क्यूमुलेटिव सर्विस मेथड भी इसी को बोलते हैं। याद रख लेना, कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में आपका इस क्वेश्चन के साथ में इस क्वेश्चन को जरूर फेस करना पड़ेगा कि वैल्यू एडिशन मेथड के और क्या नाम है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखेंगे, हाँ ठीक है, कंसेप्ट ऑफ वैल्यू एडेड, ठीक है, वैल्यू अभी वैल्यू एडेड की बात कर रहे हैं, कैसे वैल्यू एडिशन होती है। मैं इस वाले को छोड़ देता हूँ 1 मिनट के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आओ सीधा, मैं इसको भी थोड़ी देर के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है, इसको भी भूल जाओ 1 मिनट के लिए। यहाँ देखो, सपोज आ बेकर, एक बेकर है, बेकरी है, ठीक है, एक बेकर है जो बनाता है, बेकरी है, बेकरी का काम करता है। नीड्स ओनली फ्लोर टू प्रोड्यूस ब्रेड, जिससे कि ब्रेड बनाने के लिए फ्लोर की जरूरत है। ही परचेज फ्लोर एज अ इनपुट, वो जो फ्लोर लेता है दूसरे इंडस्ट्री से, जैसे हमने बोला ना कार के लिए जो टायर चाहिए वो किसी दूसरी फर्म से आ रहे हैं, इसी तरह से इस बेकर को जो फ्लोर आता है वो किसी दूसरे जगह से आता है, जो कि कहाँ से आता है, मिलर से, ठीक है, किसी मिलर से जो है वो फ्लोर लाता है। कितने का, 500 रुपीज का, कितने का, 500 रुपीज का उसने क्या लाया, फ्लोर लाया। कहाँ से लाया, मिलर से लाया, ठीक है, मिलर से उसने 500 का फ्लोर लाया, ठीक है। देन बाय वर्च्यू ऑफ इट्स प्रोडक्शन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज कन्वर्ट द फ्लोर इनटू ब्रेड एंड सेल द ब्रेड फॉर 700 रुपीज। 500 का उसने फ्लोर लाया, उसमें उसने क्या किया, वैल्यू एडिशन की, उसमें उसने क्या किया, वैल्यू एडिशन की या वैल्यू एडिट की, और उसे 700 का ब्रेड बना के मार्केट में बेच दिया। अब ध्यान से सुनना, अब वैल्यू एडिशन, अब आउटपुट ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट कितनी है, टोटल वैल्यू जो मार्केट में लास्ट में गया 700 की। इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब जो उसने फ्लोर मिलर से लाया था, कितने का लाया था, 500 का। जब इस 700 से 500 को आप माइनस कर देंगे, तो आपके पास में कितना बचा, 200 का। अब अगर आप ध्यान से इस प्रोसेस में देखें, तो इस बेकर ने एक्चुअल में इसके अंदर 200 रुपीज की वैल्यू एडिशन की थी, इसको 500 से 700 का बना दिया था। 500 का उसने खरीदा कहां से, कहां से खरीदा, कहां से खरीदा, फ्लोर उससे फ्लोर से खरीदा, फ्लोर को खरीदा, ठीक है, मिलर से, और उसको 700 का बना दिया। अब ये जो फ्लोर से इसने खरीदा था, फ्लोर खरीदा था मिलर से, वो 500 रुपीज का, उसको हमने क्यों निकाल दिया इससे, और वैल्यू एडिशन को 200 का क्यों बताया, ठीक है, जबकि वैल्यू
ऑफ आउटपुट तो हमने 700 की, लेकिन इसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को निकाल दिया। इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब जो उसने फ्लोर मिलर से लाया था। क्यों निकाल दिया? क्योंकि इस फ्लोर के बदले में 500 रुपीज वो ऑलरेडी मिलर को दे चुका है। ठीक है, जब उसने खरीदा होगा, फ्री का तो लाया नहीं होगा, 500 रुपीज जो है उसने ऑलरेडी उसे दे दिए। जब उसे वो दे दिए तो वो ऑलरेडी इनकम, मिलर की इनकम में इंक्लूड हो चुका है। ठीक है, मिलर की इनकम में इंक्लूड हो चुका है। अगर आप दूसरी बार भी उसको इसमें इंक्लूड कर देंगे तो प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग की। क्या प्रॉब्लम आएगी? प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग की। इसलिए हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर देते हैं हमेशा वैल्यू ऑफ आउटपुट से, तब हमें पता चलता है कि वैल्यू एडिशन कितनी हुई। इसी प्रोसेस को यहाँ पे मैंने बड़े अच्छे से समझाया, स्लाइड आपको मिल जाएगी। ठीक है, कि जो फ्लोर जो इनपुट था इंटरमीडिएट गुड वो 500 की थी। ठीक है, ब्रेड जो लास्ट बनी वो 700 रुपए की थी। तो जो वैल्यू एडिशन हुई इकोनॉमी में वो 200 रुपीज की हुई। जब इन सभी वैल्यू एडिशन को सभी प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइजेस के हम इकट्ठा कर देंगे तो उसको बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडिशन, मतलब सबकी वैल्यू एडिशन मार्केट प्राइस पे। इसे हम बोलते हैं जीवीए एट मार्केट प्राइस। ठीक है, इसे मैं एक बार मैं फिर से ऊपर चला जाता हूँ। ठीक है, इट मीन्स वैल्यू एडिशन बाय बेकर जो कि 200 की हुई कैन बी टर्म्ड आइदर एज वैल्यू एडिशन और जीवीए एट मार्केट प्राइस। या तो उसे ग्रॉस वैल्यू एडिशन बोलो या वैल्यू एडिशन बोलो। जब इस ग्रॉस वैल्यू एडिशन को हम सम कर देंगे पूरे को तो हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस पे चले जाएंगे। मैं एक बार फिर से नीचे आ जाता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एक मिनट, नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, नाउ इसे अच्छे से जो है मैंने दूसरी ये तो एग्जांपल मैंने दी, ये दूसरी बुक से इसका जो कटिंग है या स्क्रीनशॉट जो है वो आपको देख रहे हैं। वैल्यू एडिशन मेथड मतलब वैल्यू एडिड इज इक्वल टू आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट गुड्स। ये हमने देख लिया। सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होता है वैल्यू एडिड। ठीक है, अब वैल्यू एडिड जानने के लिए हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट भी तो पता होना चाहिए। ये वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है ये देखो पहले। वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स, जो सेल हो रही है, जाहिर सी बात है। आपने जैसे बेकर ने कितनी सेल की एट द एंड? 700 की सेल की। तो 700 की सेल हमें पता कैसे चलेगी? 700 की वैल्यू एडिड हमारी निकलेगी कैसे? जब वैल्यू ऑफ आउटपुट हमें पता होगा, वो 700 पता होगा। अब उस 700 को पता करने के लिए हमें क्या करना है? ये जो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक है इनको क्या करना है? प्लस कर देना है। ठीक है, यानी जितनी आपने एक ईयर में सेल की और जितना आपके पास में स्टॉक पड़ा हुआ, चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक क्या है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। मतलब ईयर के एंड में जो आपके पास में स्टॉक बचा था और ईयर स्टार्ट होते टाइम जो आपने स्टॉक अगेन कलेक्ट किया, उन दोनों को माइनस करवाएंगे तो आपके पास में डेल्टा स्टॉक आएगा, मतलब चेंज इन स्टॉक आएगा। और जब इस चेंज इन स्टॉक और सेल को आप प्लस कर देंगे तो आपके पास में वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगी। और इस वैल्यू ऑफ आउटपुट से जब आप इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस करवा देंगे तो आपके पास में वैल्यू एडिड आ जाएगा। यही है वैल्यू एडिड मेथड। ठीक है, यही है वैल्यू एडिड मेथड। इसमें एक और चीज होनी चाहिए थी शायद, वो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो इस वैल्यू एडिड मेथड से आपको जो है क्या मिलेगा एक्चुअल में? ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस, जो कि इक्वल है किसके? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस के। ठीक है, तो इनकम वैल्यू एडिड मेथड से आप किस पे पहुंचते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में। हमेशा याद रखना इसको। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट जब आप बनाएंगे तब आप पहुंचेंगे नेशनल इनकम पे। किस पे? नेशनल इनकम पे। उससे पहले आप नेशनल इनकम पे नहीं पहुंचेंगे। हम कैसे ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस से नेशनल इनकम में पहुंचेंगे ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो ये था हमारा क्या? वैल्यू एडेड मेथड। नाउ वी हैव सेकंड मेथड, दैट इज इनकम मेथड। दैट इज इनकम मेथड। इनकम मेथड हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, फिर भी इसके बारे में एक चीज बता दूं। इट इज आल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड या फैक्टर पेमेंट मेथड। अब जब फैक्टर पेमेंट मेथड आ ही गया तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करना तो बहुत जरूरी है, जिसमें आएगा लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है, और एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, अब जब ये चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन काम करेंगे तो इनके बदले में इन्हें क्या मिलेगी? कुछ ना कुछ क्या मिलेगी? इनकम। उसी को हम बोलते हैं क्या? इनकम मेथड। फैक्टर्स की पेमेंट से जो हमें पता चले, जो फैक्टर्स की पेमेंट से हम निकालें, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? फैक्टर्स इनकम, जिससे हमारा निकला इनकम मेथड।
Okay, now we have, according to this method national income is estimated in term of factors payment। और फैक्टर कौन कौन से वो हमें पता है, जिसमें सबसे पहले आएगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय किसका, किसकी पेमेंट है, लेबर की। रेंट किसकी है, लैंड की। इंटरेस्ट किसकी है, कैपिटल की। और प्रॉफिट किसका है, एंटरप्रेन्योर का। यही बात है, ठीक है। यही चारों फैक्टर के जो रिवार्ड हैं, इसी को बोलते हैं हम फैक्टर प्राइसिंग, जो अब अभी पढ़ेंगे प्रोडक्शन वाले पार्ट में, जब हम कंजम्पशन से सॉरी जब हम, हाँ, कंजम्पशन से हम जब कंप्लीट कर लेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के प्रोडक्शन वाली साइड जाएंगे, तो आप ये चार फैक्टर्स और इनके फैक्टर प्राइसिंग के थ्योरीज को पढ़ेंगे अभी, ठीक है। टू द ऑनर्स हाउस होल्ड, जो इसके ऑनर्स हैं, ऑफ हाउस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लेबर, लैंड, कैपिटल, एंटरप्राइजेज या एंटरप्रेन्योर हम पढ़ चुके हैं। ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री बाय द रेसिडेंस और नॉन रेसिडेंस इज कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज एडेड टू द डोमेस्टिक इनकम टू फाइंड नेशनल इनकम। ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं, इसमें कोई भी नई बात नहीं है कि डोमेस्टिक इनकम से जब हम नेशनल इनकम की तरफ जाएंगे तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये अभी हम पढ़ के आए, ठीक है। नाउ फर्स्ट कंपोनेंट जो कि है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा कि इस मेथड में क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय फर्स्ट, रेंट सेकंड, इंटरेस्ट थर्ड और प्रॉफिट चार। लेकिन अब इस हर एक एलिमेंट के अंदर कुछ और एलिमेंट्स हैं जो आपको याद क्या पता होने चाहिए, जरूरी पता होने चाहिए। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में सबसे पहले है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, यानी लेबर जितने भी वेजेस और सैलरीज ले रहे हैं इन कैश, जो भी एम्प्लॉयज हैं वो जो वेजेस एंड सैलरीज ले रहे हैं इन कैश। सेकंड, पेमेंट इन काइंड, किसी भी काइंड पेमेंट, कोई बेनिफिट, कोई रेंट फी या कोई अकोमोडेशन उन्हें मिल रही है, वो आ जाएगा पेमेंट इन काइंड। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटीज, कोई भी सोशल सिक्योरिटीज, प्रोविडेंट फंड, पीएफ हो गया, या किसी भी तरह का आपका एनपीएस वगैरह या जो भी हो गया, ये सब किस में आ जाएगा, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। और पेंशन और रिटायरमेंट, ये सारी चीजें मिला के आपका क्या बनता है, इन चारों चीजों को बना के बनता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, जो कि फर्स्ट एलिमेंट है आपका इनकम मेथड का। सेकंड है आपके पास में ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है। ऑपरेटिंग सरप्लस में तीन चीजें आती हैं, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ठीक है। यानी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय फर्स्ट, और सेकंड ऑपरेटिंग सरप्लस, जिसमें कि तीनों चीजें आ जाएंगी, लैंड वाला रिवार्ड मतलब रेंट, कैपिटल वाला इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर वाला प्रॉफिट। अब इनमें आगे और चीजें हैं, जैसे प्रॉफिट जो है उसको हमने फर्दर स्प्लिट किया है थ्री कंपोनेंट्स में। फर्स्ट डिविडेंड, ठीक है। डिविडेंड क्या होता है, आप सब लोगों को पता है कि जब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा शेयर होल्डर्स के अमंग, उसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, उस डिविडेंड के थ्रू जो है उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। ये हम फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स में अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट, कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन प्रॉफिट टैक्स, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो बच जाएगा, जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, वो भी प्रॉफिट के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। और एट द एंड जो है मिक्स्ड इनकम, यानी इनकम फ्रॉम एनी सोर्सेज, जो भी बची होगी इनकम, जो भी एक इंडिविजुअल अर्न कर रहा होगा, वो सब जो है इसके अंदर इंक्लूड की जाएगी। जिसके बाद यहाँ पे देखें, एक मिनट इसको मैं रब कर दूं, जिसके बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन चीजों को करने के बाद आप सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में फिर से बता दूं क्या क्या चीजें आएंगी, चार चीजें हमने पढ़ी, सैलरीज एंड वेजेस, ठीक है, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, या फिर उसके अलावा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एम्प्लॉयज पेमेंट इन काइंड और पेंशन ऑन रिटायरमेंट, ठीक है। ये चीजें किस में आ जाएगी, इस फर्स्ट वाले में, किस में, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। सेकंड क्या है, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में तीनों चीजें आ जाएंगी, प्रॉफिट, रेंट और इंटरेस्ट। लेकिन प्रॉफिट की आगे और तीन कैटेगरीज थी, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, डिविडेंड, और एक और था कौन सा, कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन प्रॉफिट टैक्स, ठीक है। ये आगे किसमें, ऑपरेटिंग में। और फिर लास्ट पे आ जाएगा आपका तीसरा मिक्स्ड इनकम। जब इन सबको आप सम कर दोगे, आपको मिलेगा एनडीपी एट फैक्टर कास्ट। क्या मिलेगा, जैसे लास्ट वाले मेथड से क्या मिला, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इस वाले से क्या मिला, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट। लेकिन हमें इसको बनाना है नेशनल इनकम, नेट एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट। वो बनाने के लिए इसमें हम जो जो चीजें ऐड करेंगे वो आपके सामने है, ठीक है। वो आपके सामने है, आपको मैं समझा चुका हूँ, उसे समझाने की जरूरत नहीं है, फिर भी स्लाइड आपके सामने है, आप इसे देख के समझ जाएंगे कैसे जो है हम यहाँ तक पहुंचेंगे। नाउ वी हैव लास्ट method, that is expenditure method.
अकॉर्डिंग टू टाइम काफ़ी हो गया, बट आई थिंक इस मेथड के कंक्लूड कर देंगे हम इस सेशन में, क्योंकि नेक्स्ट में हमें कुछ नेशनल इनकम का ना बचे। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर। अब मैंने बच्चे आपको बताया कि हमारी जो जीडीपी है वो C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम से बनी है। ठीक है, और मैंने बोला कि जो इनकम अभी तक यहाँ इनकम मेथड में ये इनकम जो अर्न कर रहा है एक फैक्टर, उसे किसी ना किसी जगह पे स्पेंड भी तो करेगा ना। ठीक है, यहाँ पे उसने काम किया, कहीं भी किसी भी तरह का काम किस तरह का हो सकता है, कहाँ कहाँ से इनकम आ सकती है, वो हमने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, कंपनसेशन मिल सकता है, ऑपरेटिंग सरप्लस हो सकता है, मिक्स्ड इनकम हो सकती है। अब वो यहाँ से इनकम जो वो कमा रहा है उसको यहाँ से लाके यहाँ पे किसी जगह पे स्पेंड करेगा। किस जगह पे स्पेंड करेगा? मार्केट में। ऑफ कोर्स मार्केट में उसको स्पेंड करेगा, शॉपिंग करेगा, जो भी करेगा। तो अगेन क्या कर रहा है, वो एक्सपेंडिचर कर रहा है। लेकिन वो अकेला पर्सन नहीं है जो एक्सपेंडिचर करेगा। ठीक है, एक्सपेंडिचर सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम से बनता है, यानी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो सकता है, इन्वेस्टमेंट हो सकता है, सॉरी ये तो इसके नाम हो गए। यहाँ पे देखिए कंजम्पशन हो सकता है, इन्वेस्टमेंट हो सकता है, ये जो जी देख रहे हैं आप गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी हो सकता है, ये हम यहाँ आगे देखेंगे। ठीक है, देखो फाइनल कंजम्पशन जो है, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है वो कौन कौन कर सकता है। फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है प्राइवेट हो सकता है, गवर्नमेंट का भी फाइनल एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, उसके बाद ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जिसे इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, जो मैंने आई वाला कंपोनेंट लिखा, ये सी वाला कंपोनेंट, ठीक है, ये जी वाला कंपोनेंट, और यहाँ पे एक्स माइनस एम वाला कंपोनेंट, इन सबको जब आप मिला देंगे तो आप पहुंचेंगे अगेन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में। इससे आपको नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट में कैसे पहुंचना है उसकी जो भी इक्वेशंस है यहाँ पे दी गई हैं। लेकिन उससे पहले इसको समझे थोड़ा सा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर on the purchase of final goods and services produced in the economy during an accounting year. Since final expenditure comprises C plus I, it is also called consumption and investment method या फिर income disposal method. income disposal अपनी इनकम को डिस्पोज करना, अपनी इनकम को खर्च करना। ठीक है, इनकम डिस्पोजल मेथड। एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ईयर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इज इक्वल टू द मार्केट वैल्यू ऑफ जीडीपी। ठीक है, तो हम किस पे पहुंचेंगे इस मेथड को कैलकुलेट करने के बाद? जीडीपी एट मार्केट प्राइस। इट इज एडजस्टेड टू फाइंड, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा कहाँ? नेशनल इनकम तक पहुंचने के लिए एडजस्ट कैसे करना है मैंने आपको सारी चीजें सिखा दी हैं। नो, ये जो फाइनल एक्सपेंडिचर है इसकी क्लासिफिकेशंस क्या है? सबसे पहले इसकी 4 कैटेगरीज हैं। सबसे पहली है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब सी, ये वाला सी जो हम लोग करते हैं, प्राइवेट कंजम्पशन जो हम करते हैं अपनी शॉपिंग के लिए, अपने क्लॉथिंग या कुछ भी अपना मील पे स्पेंडिंग या फूड पे जो भी तरह के। ठीक है, फिर कुछ गवर्नमेंट भी फाइनल एक्सपेंडिचर करती है। ठीक है, अपनी कंजम्पशन के लिए, गवर्नमेंट की यूटिलिटीज के लिए, उसे हम जी में रखते हैं। ठीक है, सी आ गया, जी आ गया। उसके बाद इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आई। ठीक है, अब इसमें आई भी आ गया। कौन सा? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जो भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए इन्वेस्टमेंट होगा तो वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो गया। फिर फोर्थ है नेट एक्सपोर्ट्स, एक्स माइनस एम, ये आ गया इसमें। डिटेल्ड जो है वो यहाँ पे आपको दी गई है। तो जब अब सी जो है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो कि दो चीजों से बना है, फाइनल प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन यानी यानी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत बिल्कुल भी मत होना कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब ही है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसमें दो कंपोनेंट है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन यानी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, और चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक वही क्लोजिंग और ओपनिंग वाला जो लास्ट टाइम पढ़ा। ठीक है, एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और एक जो हर साल चेंज होता हो। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट किसी मशीन के ऊपर हो गया जो कि सालों साल चलेगा, और जो स्टॉक चेंज इन स्टॉक वाला है, ऐसी चीजें जो हर साल आपको नई खरीदनी पड़ती हैं। ठीक है, और नेट एक्सपोर्ट्स यानी जब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट आप करेंगे। ठीक है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट आप करेंगे, जब इन सबको सम कर देंगे तो आप पहुंचेंगे जीडीपी एट मार्केट प्राइस में। इसमें से जब डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो आप पहुंचेंगे एनडीपी एट मार्केट प्राइस। उसमें से जब नेट इंटरेक्ट टैक्सेस निकालेंगे तो आप पहुंचेंगे एनडीपी एट फैक्टर कास्ट। और उसमें जब आप जोड़ देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, आप पहुंच जाएंगे नेशनल इनकम पे। ठीक है, होपफुली ये लेक्चर जो है आपको अच्छे से समझ आया होगा। मैं फिर से आपको बता दूं, सिलेबस जब तक नहीं आया है, अभी कुछ ऐसे टॉपिक जिनकी डेप्थ में मैं नहीं जा रहा हूँ। ठीक है,
क्यों? कि हो सकता है वो सिलेबस में ना हो, तो उससे उसके ऊपर आपका ज़्यादा फोकस करना ठीक नहीं रहेगा, ठीक है? लेकिन जितनी डेप्थ में मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, इन टॉपिक्स को इतनी ही ज़रूरत है, इतने ही डेप्थ में जाने की। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा डेप्थ की ज़रूरत है। सिलेबस आने के बाद हम इन डेप्थ उन चीज़ों को और अच्छे से पढ़ेंगे। मैं फिर से आपको बता दूँ, चैनल आप सब्सक्राइब कर लें, और वीडियोस को आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, वीडियोस को आप लोग ज़रूर शेयर करें, अपने सभी ग्रुप्स में शेयर करें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, ताकि मैक्सिमम लोगों के पास में ये फ्री कंटेंट पहुंच पाए और सबकी जो है वो इससे सबका इससे बेनिफिट जो है वो हो पाए, ठीक है? रेस्ट ऑफ द थिंग्स, बुक्स के बारे में जो भी जितने लोग पूछ रहे थे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। एमसीक्यू सेशंस भी आएंगे, ठीक है? आपको पता है कि काफ़ी मुश्किल से जो है मैं आपके लिए, आप लोगों के लिए टाइम जो है वो मैनेज कर रहा हूँ। तो वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें और सभी अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करें, और मैक्सिमम ग्रुप्स में आप इन लोग इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, और चैनल के साथ रेगुलर बने रहें। आपकी जो सिलेबस से पहले की इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम कवर कर रहे हैं। सिलेबस आने के बाद में तो हम बिल्कुल सिस्टमैटिकली जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग टू द पॉइंट जो है वो चीज़ों को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है? होपफुली ये सेशन जो है आपके लिए बहुत यूज़फुल, बहुत फ्रूटफुल रहा होगा। आप अपना सपोर्ट जो है चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके ज़रूर दिखाएं। थैंक यू।